अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं हमारा मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेडिंग और जितनी भी उसकी टाइप्स हैं वो डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस ये करें कि कैसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहे हैं, और कुछ कंडीशंस भी देखेंगे किन कंडीशंस में कौन सी फेडिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर्स ऑफ मोबाइल मल्टीपाथ चैनल्स। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा मल्टीपाथ चैनल्स की डिस्कशन की थी कि मल्टीपाथ चैनल्स होने की वजह से जो है वो रिसीवर एंड पर हमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड एंड फेजेस के साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उस पर कुछ टाइम डिपेंडेंट होंगे, यानी कि डिले के बाद सिग्नल मिलने की वजह से, यानी कि एक ही ट्रांसमीटर से एक कंपोनेंट एक वक्त में मिल रहा था और दूसरा कंपोनेंट किसी दूसरे वक्त में मिल रहा था, उसकी वजह से। और फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अभी हम कोई चीज़ देखेंगे। तो टाइम डिस्पर्शन पैरामीटर्स हैं। ग्रॉसली क्वांटिफाइज मल्टीपाथ चैनल और डिटर्मिन फ्रॉम पावर डिले प्रोफाइल। पावर डिले प्रोफाइल से हम टाइम डिस्पर्शन पैरामीटर्स डिटर्मिन करते हैं। पावर डिले प्रोफाइल क्या होती है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके थे, इस लेक्चर में फिर रिवाइज करेंगे। पावर डिले प्रोफाइल ये तो थी कि हम एक ख़ास लोकल एरिया पे एक एवरेज फाइंड कर लेते थे जो चैनल के रिस्पॉन्स के स्क्वायर की, और फिर उससे चीज़ें निकालते थे। अब आज के पैरामीटर्स जो टाइम डिस्पर्शन पैरामीटर्स में जो इंक्लूडेड हैं वो मीन एक्सेस डिले है, आरएमएस डिले स्प्रेड, एक्सेस डिले स्प्रेड। इन तीन चीज़ों को हम डिफ़ाइन करेंगे अगली स्लाइड्स में। कोहेरेंस बैंडविड्थ भी पैरामीटर्स है जिस पे बेस करेगा कि हमारी जो फेडिंग है वो स्लो फेडिंग होनी है कि फास्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होनी है कि फ्लैट होनी है। इसी तरह से डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम है, ये बेस करेगा इस चीज़ से बेस करेगी कि हमारी जो फेडिंग है वो स्लो फेडिंग होनी है कि फास्ट फेडिंग होनी है। पावर डिले प्रोफाइल्स आर मेजर्ड बाय चैनल साउंडिंग टेक्निक्स। ये याद होगा लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि हमने टाइम इनवेरिएंस एज्यूम की थी और कहा था कि चैनल इम्पल्स रिस्पॉन्स की जगह पर साउंडिंग सिग्नल्स इम्पल्सिस की जगह पर साउंडिंग सिग्नल्स भेजेंगे ताकि हम चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स को एस्टिमेट कर सकें। और अगर चैनल के इम्पल्स रिस्पॉन्स को एस्टिमेट कर लेंगे तो फिर पीडीपी आराम से एस्टिमेट हो जाएगी। प्लॉट्स ऑफ रिलेटिव रिसीव्ड पावर एज फंक्शन ऑफ एक्सेस डिले। रिसीव्ड पावर का हम बनाएंगे प्लॉट बनाएंगे एज फंक्शन ऑफ एक्सेस डिले। एक्सेस डिले क्या था कि हमें कितनी देर बाद मल्टीपाथ कंपोनेंट मिल रहा है। दे आर फाउंड बाय एवरेजिंग इंस्टेंटेनियस पावर डिले मेजरमेंट्स ओवर लोकल एरिया। हम फिर एवरेज आउट कर देते थे इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट्स को लेकर। लोकल एरिया नो ग्रेटर देन 6 मीटर आउटडोर, यानी कि एरिया डिफाइन कर देते हैं कि कितना एरिया होना चाहिए जिस पे हम ये पीडीपी फाइंड कर सकें, डिले प्रोफाइलिंग कर सकें। तो लोकल एरिया में 6 मीटर और इनडोर में 2 मीटर, और सैम्पल्स टेकन एट लैम्डा बाय 4 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, और फॉर 450 मेगाहर्ट्ज़ टू 6 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज। देखिए इस फ्रीक्वेंसी रेंज में डिले प्रोफाइलिंग करेंगे और कितने कितने डिस्टेंस पर सैंपल लेंगे एक ख़ास एरिया में लैम्डा बाय 4 मीटर्स। टाइम डिस्पर्शन पैरामीटर्स हैं, ये भी थोड़ी देर पहले हमने पहली 1-2 स्लाइड्स में देखा था कि मीन एक्सेस डिले है, आरएमएस डिले स्प्रेड है और मैक्सिमम एक्सेस डिले है। तो मीन एक्सेस डिले क्या है? मीन एक्सेस डिले डिपेंड करता है हमारी पावर डिले प्रोफाइल पर और इस डिले के ऊपर जो हमारा एक्सेस डिले था इसके ऊपर डिपेंड करता है।
कैसे फाइंड करेंगे? उस मल्टीप्लाई कराएंगे मल्टीपाथ कंपोनेंट के मल्टीपाथ कंपोनेंट को मल्टीप्लाइड बाय पावर डिले प्रोफाइल और उसको एवरेज आउट कर देंगे टोटल पावर डिले प्रोफाइल से। तो ये हमारा मीन एक्सेस डिले हो जाएगा। आरएमएस डिले स्प्रेड एक्चुअली इस मीन एक्सेस डिले की जो एक्सेस डिले है टॉ उसकी वेरिएंस है। जैसे क्या है कि जो मीन आरएमएस डिले स्प्रेड क्या है कि टॉ की मतलब स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ये हमारी क्या हुआ करती है वेरिएंस। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या निकल आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि एक्चुअली जो आरएमएस डिले स्प्रेड है वो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है किसकी? टॉ की, यानी कि एक्सेस डिले की। तो ये हमने ये मीन तो निकाल लिया, इसका स्क्वायर का मीन कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर लेकर और फिर उसको एवरेज आउट कर देंगे। यानी कि बीटे की तो स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि ये पावर डिले प्रोफाइल है, इसका स्क्वायर लेंगे उसको एवरेज आउट कर देंगे। ऐसे हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे और इसको मीन से माइनस करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आरएमएस डिले स्प्रेड निकलेगा। यानी कि ये एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन है डिले स्प्रेड की। मैक्सिमम एक्सेस डिले क्या है जी? डिफाइंड एज अ टाइम डिले वैल्यू आफ्टर विच मल्टीपाथ एनर्जी फॉल्स टू एक्स dB बिलो मैक्सिमम मल्टीपाथ एनर्जी नॉट नेसेसरली बिलोंगिंग टू द फर्स्ट अराइविंग कंपोनेंट। देखिए ये है कि हमारी जो मल्टीपाथ एनर्जी है एक अपने ख़ास थ्रेशोल्ड सेट किया होगा एक्स dB, हम खुद सेट करेंगे जितना हमारा थ्रेशोल्ड होना चाहिए। उस थ्रेशोल्ड से जब एनर्जी या रिसीव्ड पावर हमारी कम हो जाएगी तो जो पहला मैक्सिमम आया था उससे जितना डिले होगा वो मैक्सिमम एक्सेस डिले होगा। इसको एक्सेस डिले स्प्रेड कहते हैं। इसको हम अभी एक फिगर से भी देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे रिसीव्ड पावर का ग्राफ है, ये रिसीव्ड पावर का ग्राफ है और ये एक्सेस डिले है टॉ जो हम पहले देख रहे थे। इतने नैनो सेकंड में इसका 46.40 यानी कि 45 से 46 यानी कि 1 समथिंग जो है इसका डिले स्प्रेड है। इस मीन से डेविएशन है। और फिर ये हमने थ्रेशोल्ड रखा है। थ्रेशोल्ड से ऊपर सबसे आखिरी जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई थी उस तक का जो डिले है वो क्या है? मैक्सिमम एक्सेस डिले है। जी पीडीपी आउटडोर है। पीडीपी यानी कि जो पावर डिले प्रोफाइलिंग हमने देखा था कि आउटडोर में हमने 6 मीटर रखा हुआ था, 60 मीटर शायद था रखा हुआ था अभी पिछले स्लाइड्स में। तो पीडीपी आउटडोर का एक ग्राफ है, रिसीव्ड सिग्नल का ग्राफ है। रिसीव्ड सिग्नल का एक्सेस डिले टाइम यानी कि टाइम के हवाले से ये जो हमारा टॉ था उसके हवाले से ये हमारे पास रिसीव्ड प्रोफाइल है। ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स हैं जो कि इस आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं। तो थ्रेशोल्ड है, डिस्प्ले थ्रेशोल्ड -11.15 dBm है और आरएमएस डिले स्प्रेड जो है 22.85 माइक्रो सेकेंड्स। जस्ट टू शो कि पीडीपी होती कैसे है। पीडीपी इंडोर ये रिसीव पावर है, यानी कि ये आपके पास आउटडोर की थी, ये इंडोर की रिसीव पावर। ये हमारे पास वो थ्रेशोल्ड है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। जस्ट टू शो कि पीडीपी इंडोर और आउटडोर होती कैसे की। Noise threshold, the values of time dispersion parameters also depend on noise threshold। यानी कि जो टाइम डिस्पर्शन पैरामीटर्स हैं वो नॉइज़ के थ्रेशोल्ड पर डिपेंड करते हैं। देखिए वो थ्रेशोल्ड जिसके बाद हम रिसीव्ड पावर को कहते हैं कि ये नॉइज़ है, ये एक्चुअल रिसीव्ड पावर नहीं है। तो अगर हम उस थ्रेशोल्ड को बहुत ज़्यादा कम ले जाएं तो एक्चुअल नॉइज़ भी मल्टीपाथ कंपोनेंट के तौर पर हमें डील करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम थ्रेशोल्ड ऊपर रखते हैं थोड़ा सा तो जैसे रिसीव पावर उससे नीचे जाएगी हम कहेंगे जी अब हमें कोई भी मल्टीपाथ कंपोनेंट या सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम लेवल को नीचे ले आएंगे तो
हो सकता है कि हमें जो रिसीव्ड सिग्नल मिल रहा हो एक्चुअल रिसीव्ड सिग्नल बल्कि सिर्फ नॉइज़ ही हो, तो फिर हमें उस नॉइज़ को भी डील करना पड़ेगा एज अ मल्टीपाथ कंपोनेंट के लिए की तरह से। इफ़ नॉइज़ थ्रेशोल्ड इज सेट टू लो देन नॉइज़ विल बी प्रोसेस्ड एट मल्टीपाथ एंड दस कॉजिंग पैरामीटर्स टू बी हायर। फिर जो पैरामीटर्स हैं उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जी कोहेरेंस बैंडविड्थ क्या है जी? का रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ओवर विच चैनल कैन बी कंसिडर्ड फ्लैट। हमने कोहेरेंस बैंडविड्थ क्या है? ऐसी बैंडविड्थ है जिसके ऊपर हम चैनल है वो फ्लैट होता है, फ्लैट कंसिडर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर जब अपना सिग्नल भेजेंगे तो चैनल एक ही तरह से रिएक्ट करेगा, यानी कि सिलेक्टिव नहीं होगा। हमने कहा था ना कि सिलेक्टिव ख़तरनाक होता है, फ्लैट जो है वो थोड़ा बेहतर होता है कि हमें पता होता है कि इस फ्लैट एरिया में हमारे गिवन सिग्नल के साथ चैनल ने क्या करना है। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और भी चैनल कैन बी कंसिडर्ड फ्लैट, तो इसको हम कोहेरेंस बैंडविड्थ कहते हैं। इट इज़ अ डेफिनेशन दैट डिपेंड्स ऑन आरएमएस डिले स्प्रेड। इस आरएमएस डिले स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करती है इसकी डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर बाद आगे जाके देखेंगे। टू साइनोसॉइड्स विद फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ग्रेटर देन कोहेरेंस बैंडविड्थ आर अफेक्टेड क्वाइट डिफरेंटली बाय द चैनल। ये तो जाहिर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कह चुके हैं। ये कोहेरेंस बैंडविड्थ ऐसी बैंडविड्थ है जिसमें चैनल का रिस्पांस फ्लैट है, यानी कि अगर हम दो सिग्नल भेजते हैं उसी बैंडविड्थ के अंदर, उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं लेकिन उसी बैंडविड्थ के अंदर हैं, तो चैनल का रिस्पांस उन दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन जैसे ही हमने दो सिग्नल्स ऐसे भेजे जिनके दरमियान डिफरेंस कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा है, तो फिर हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि चैनल उनके साथ क्या बिहेव करेगा। चैनल उनके दोनों के साथ डिफरेंट बिहेव करेगा क्योंकि वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से उनका सेपरेशन जो है वो क्रॉस हो चुका है। यानी कि हो सकता है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि उस बैंडविड्थ उस रेंज के अंदर हो, तो उस पर तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उसका रिस्पांस आ रहा हो, लेकिन जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उस पर चैनल का रिस्पांस फ्लैट ना हो। ठीक है, तो कोहेरेंस बैंडविड्थ ऐसी बैंडविड्थ है जिसके अंदर चैनल का रिस्पांस हमें फ्लैट मिलेगा। तो अगर हम सिग्नल्स भेजेंगे उसी बैंडविड्थ के अंदर, तो उन तमाम सिग्नल्स के ऊपर चैनल का सेम बिहेवियर होगा। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चैनल क्या करेगा। ये फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन बिटवीन टू साइनोसाइड्स, यानी कि उनका कोरिलेशन आपस में, ये कोरिलेशन फैक्टर है 0 से लेकर 1 तक कोरिलेशन होती है। यानी कि अगर दोनों बिल्कुल ही सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे तो उनकी कोरिलेशन क्या होगी? 1 होगी। अगर ठीक है जी, तो अगर उनकी कोरिलेशन बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि कोरिलेशन रिलेट नहीं कर रहे होंगे, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो कोरिलेशन 0 हो सकती है। ठीक है, अगर हम if we define coherence bandwidth as range of frequencies over which frequency correlation is above 0.9, यानी कि कोरिलेशन जो है वो अगर इसके करीब है, 1 के करीब 0.9, इनके बहुत ज़्यादा करीब है, तो हम कोहेरेंस बैंडविड्थ को क्या लेंगे? 1/50 सिग्मा क्या था हमारे पास? आरएमएस डिले स्प्रेड था। ठीक है, तो if we define coherence bandwidth as a range of frequencies over which the frequency correlation is above 0.5, यानी कि 0.9 से कम है, 0.5 से ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन 0.5 से ज़्यादा है तो हमारी कोहेरेंस बैंडविड्थ कितनी होगी? 1/5 सिग्मा गेन जो है वो आरएमएस डिले स्प्रेड है। इस जो 0.5 वाली कोहेरेंस बैंडविड्थ है इसको 50% कोहेरेंस बैंडविड्थ कहते हैं 0.5 की वजह से। ठीक है जी, तो दो तरह की कोहेरेंस बैंडविड्थ के फार्मूलाज हैं, एक 50 सिग्मा वाला और एक 5 सिग्मा वाला। 50 सिग्मा वाला उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोरिलेशन अबव 0.9 होगा, और 5 सिग्मा वाला तब इस्तेमाल करेंगे जब कोरिलेशन अबव 0.5 होगा। ठीक है, ये इस एग्जांपल है कोहेरेंस बैंडविड्थ की फॉर मल्टीपल चैनल। सिग्मा इज गिवन एज 1, जो डिले स्प्रेड है आरएमएस डिले स्प्रेड उसका 1.37 माइक्रोसेकंड उसकी वैल्यू गिवन है। 50% कोहेरेंस बैंडविड्थ, यानी कि 50% कोहेरेंस बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि 5 सिग्मा वाली उन्होंने गिवन है जी 146 किलोहर्ट्ज़। 1/5 सिग्मा इक्वल्स टू 146 किलोहर्ट्ज़।
This means that for a good transmission from a transmitter to receiver, range of transmission frequency channel bandwidth should not exceed 146 किलोहर्ट्ज़। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसीज इस 146 किलोहर्ट्ज़ तक होंगी उन तमाम के लिए चैनल फ्लैट कंसिडर होगा, उन तमाम के लिए चैनल एक जैसा बिहेव होगा। सो दैट ऑल द फ्रीक्वेंसीज इन दिस बैंड एक्सपीरियंस सेम चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, इस बैंड के अंदर रहते रहते जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी सब के लिए चैनल सेम बिहेवियर शो करेगा, एक ही जैसा होगा। तो अगर जो इस फ्रीक्वेंसीज इस बैंड से बाहर की फ्रीक्वेंसीज हैं तो वो उसके लिए चैनल डिफरेंटली बिहेव करेगा। ठीक है जी, तो फिर उसको सेट करने के लिए इक्वलाइज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इक्वलाइज़र्स क्या हैं? इक्वलाइज़र्स आप समझ लें एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, सीधी सी ज़ुबान में कांस्टेंट मल्टीप्लायर है। तो जो हमारे रिसीव्ड सिग्नल से मल्टीप्लाई होके एक रीजनेबल वैल्यू बनाता है, रिक्वायर्ड वैल्यू बनाता है। ठीक है जी, कोहेरेंस बैंडविड्थ इज़ इनफ फॉर एम्प्स चैनल। कोहेरेंस बैंडविड्थ काफ़ी है, इतनी बड़ी, यानी कि कोहेरेंस बैंडविड्थ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ना। कैसे होनी चाहिए कोहेरेंस बैंडविड्थ? कोहेरेंस बैंडविड्थ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमारे पूरे का पूरा सिग्नल उस बैंडविड्थ में से बैंडविड्थ के अंदर आ जाए। तो देखें एम्प्स का चैनल जो था, जो 1G था, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, वो 30 किलोहर्ट्ज़ है। अब 30 किलोहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो 146 किलोहर्ट्ज़ से छोटा है, यानी कि कोहेरेंस बैंड से छोटा। इसका मतलब है कि इस बैंड के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उन तमाम के लिए चैनल फ्लैट होगा, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है। जबकि GSM के लिए GSM का एक चैनल किसका होता है? 200 किलोहर्ट्ज़ का होता है। ठीक है, तो लेकिन अब देखें कि एक चैनल 200 किलोहर्ट्ज़ का है, लेकिन कोहेरेंस बैंड कितनी है? 146 किलोहर्ट्ज़। तो इसका मतलब है एक ही बैंड के अंदर हमारा जो चैनल है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को सही फ्लैट बिहेव कर रहा होगा, कुछ के लिए नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 146 किलोहर्ट्ज़ इस चैनल के लिए, GSM चैनल के लिए काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर ये ज़्यादा होती, 300 किलोहर्ट्ज़ तक वैल्यू आ रही होती, तो फिर ये 200 किलोहर्ट्ज़ जो है वो इस चैनल के लिए ये काफ़ी होती, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी नहीं है। ये वाली, इस एग्ज़ाम्पल के लिए ये वाली कोहेरेंस बैंडविड्थ एम्प्स चैनल के लिए तो काफ़ी है, GSM चैनल के लिए काफ़ी नहीं है। जिससे कोहेरेंस बैंडविड्थ थी, हमने कहा कि ऐसी बैंडविड्थ जिस पे ऐसा बैंड जिस पे हमारा चैनल फ्लैट होता है, तो उसी तरह से कोहेरेंस टाइम है। ठीक है, तो डिले स्प्रेड एंड कोहेरेंस बैंडविड्थ डिस्क्राइब द डिस्पर्सिव नेचर ऑफ चैनल इन लोकल एरिया, और डॉपलर स्प्रेड एंड कोहेरेंस टाइम आर द पैरामीटर्स विच डिस्क्राइब टाइम वेरिंग नेचर। ठीक है, जो बैंडविड्थ थी वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से थी, डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम के लिहाज से हैं। तो टाइम वेरिंग नेचर उसके हैं हमारे जो यानी कि जो चैनल उसकी टाइम वेरिंग नेचर है, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से थी। तो ये बताती थी कि हमारे पास जो बैंडविड्थ है बताती थी कि हमारे पास फेडिंग जो है वो फ्लैट होनी है या सिलेक्टिव, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होनी है, जबकि ये कोहेरेंस टाइम वगैरह बताते हैं कि फेडिंग हमारे पास स्लो होनी है या फास्ट होनी है। ठीक है, ये टाइम के हवाले से है, ये फ्रीक्वेंसी के हवाले से। डॉपलर स्प्रेड क्या होता है जी? मेजर ऑफ स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग कॉज्ड बाय द मोशन। हमें पता है कि जब हमारे पास सिग्नल रिसीव होता है तो रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसमीटर या रिसीवर की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो वी नो हाउ टू कंप्यूट डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट हमें पता है हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डॉपलर शिफ्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब डॉपलर स्प्रेड क्या है जी? डॉपलर स्प्रेड इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट FM, ठीक है, V by lambda। तो इफ बेसबैंड सिग्नल बैंडविड्थ इज मच ग्रेटर देन BD, देन इफेक्ट ऑफ डॉपलर स्प्रेड इज नेग्लिजिबल एट द रिसीवर। ये तो आसान सी बात है कि अगर हमारे पास बेसबैंड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी डॉपलर की वजह से जो है वो यानी कि कम होती है। तो डॉपलर स्प्रेड अगर कम है और जो गिवन फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है, तो
चेंज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर बेस बैंड सिग्नल की बैंडविड्थ और जो डॉपलर स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा, वो करीब करीब है, इतने करीब हैं कि इसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने की वजह से ओवरऑल फ्रिक्वेंसी में फ़र्क पड़ता है, तो ज़ाहिर है फिर हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते रिसीवर पे। कोहेरेंस टाइम, जैसे हमने कहा था कि कोहेरेंस बैंडविड्थ क्या होती है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर चैनल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फ्लैट रहे। तो इसी तरह से कोहेरेंस टाइम क्या है, ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिस पे चैनल का इम्पल्स रिस्पांस एक जैसा रहे, वेरी ना हो। ठीक है, कोहेरेंस बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कोहेरेंस टाइम टाइम के हिसाब से। कोहेरेंस टाइम इज द टाइम ड्यूरेशन ओवर विच channel impulse response is essentially invariant. If the symbol period of baseband signal is greater than coherence time, then the signal will distort since channel will change during the transmission of signal. जैसे हमने कहा था कोरेंस बैंडविड्थ में कि हमारा जो गिवन सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ जो है वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं ताकि वो एक जैसा बिहेव करे उसके लिए। तो कोहेरेंस टाइम में क्या है कि हमारा सिंबल पीरियड जो है वो कोहेरेंस टाइम से कम होना चाहिए। नहीं, अगर हमारा सिंबल पीरियड कोहेरेंस टाइम से ज़्यादा होगा तो उस सिंबल के दौरान ही हमारे चैनल का रिस्पांस चेंज हो जाएगा और सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, द सिंपल पीरियड ऑफ बेसबैंड सिग्नल इज ग्रेटर देन कोहेरेंस टाइम, द सिग्नल डिस्टॉर्ट्स, चैनल विल चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। ठीक है जी, तो कोहेरेंस टाइम बैंडविड्थ के हिसाब से क्या था कि सिग्नल, हमारे गिवन सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम होनी चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि हमारा सिंबल ड्यूरेशन जो है वो कोहेरेंस टाइम से कम होना चाहिए। तो कोहेरेंस टाइम कैसे हम निकाल सकते हैं, 1/fm। fm क्या है, fm हमारा मैक्सिमम डॉपलर स्प्रेड है। ठीक है जी, टीसी को हम इस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 9/16 f/fm² या 0.423/fm। और कोहेरेंस टाइम डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट टू सिग्नल अराइविंग विद द टाइम सेपरेशन ग्रेटर देन टीसी अफेक्टेड डिफरेंट बाय चैनल। बिल्कुल सही है, अफेक्टेड डिफरेंटली बाय चैनल, बिल्कुल सही है। जैसे हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी, ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज जो कोहेरेंस बैंडविड्थ के अंदर अंदर आ जाएं उनके लिए चैनल सेम होगा, और अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी जिनका डिफरेंस कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा है उनके लिए चैनल डिफरेंटली बिहेव करेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास दो सिग्नल ऐसे वक्त में पहुँचे हैं कि उन दोनों के दरमियान ऐसे वक्त एक सिग्नल T1 पे पहुँचा है, दूसरा सिग्नल T2 पे पहुँचा है, तो T2 माइनस T1, अगर T2 और T1 जो है वो उनके दरमियान डिफरेंस कोहेरेंस टाइम से कम है तो इन दोनों के लिए चैनल सेम बिहेव करेगा। लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कोहेरेंस टाइम से ज़्यादा है तो इन दोनों के लिए चैनल डिफरेंटली बिहेव करेगा। टू सिग्नल्स अराइविंग एट अ टाइम सेपरेशन ग्रेटर देन TC आर अफेक्टेड डिफरेंटली बाय द चैनल। तो अब इसी जो हमने थोड़ी देर बात की कोहेरेंस बैंडविड्थ की, फिर हमने बात की कोहेरेंस टाइम की, तो इन सब की समरी इस स्लाइड में है। तो हमने कहा था कि जो हमारी फ्लैट और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग है वो किस पे डिपेंडेंट होगी, वो हमारी कोहेरेंस बैंडविड्थ पे होगी। ठीक है, और जो हमारा फास्ट और स्लो फेडिंग है वो हमारी किस पे होगी, कोहेरेंस टाइम पे होगी। ठीक है जी, तो फ्लैट फेडिंग क्या होती है, फ्लैट फेडिंग में बताएगा जो हमारी सिग्नल की बैंडविड्थ है वो हमारी कोहेरेंस बैंडविड्थ से या चैनल की बैंडविड्थ से कम होनी चाहिए। ठीक है, ताकि सेम बिहेव करे, और डिले स्प्रेड जो है हमारा सिंबल पीरियड से कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग में क्या है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो गिवन सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ या चैनल बैंडविड्थ से ज़्यादा हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग होगी। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर बैंडविड्थ का सिग्नल का बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ से ज़्यादा हो जाती है तो जो है वो किसी इस पूरे सिग्नल की बैंडविड्थ में किसी फ्रीक्वेंसी पे चैनल का बिहेवियर कुछ होगा, किसी पे कुछ होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होगी। डिले स्प्रेड ग्रेटर देन सिंबल पीरियड।
इसी तरह से स्मॉल स्केल फेडिंग में जो स्लो फेडिंग है वो कब होती है? स्लो फेडिंग होती है कि जो हमारा सिंबल पीरियड है वो कोहेरेंस टाइम से कम हो, ताकि उस ड्यूरेशन में हमारा चैनल चेंज ना हो। ठीक है, तो ये लो डॉपलर स्प्रेड है, ये कब होता है? ऐसा सिंबल पीरियड कोहेरेंस टाइम से कम कब होता है? लो डॉपलर स्प्रेड कब होता है? जब हमारा जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो स्लोली एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहे हों। देखिए, चैनल वेरिएशंस स्मॉलर देन बेसबैंड सिग्नल वेरिएशंस। ठीक है जी। फास्ट फेडिंग क्या है? हायर डॉपलर स्प्रेड, हमारा जो रिसीवर या ट्रांसमीटर है वो तेज़ी से मूव कर रहा है। तो ये कब होती है? जब हमारा सिंबल पीरियड जो है वो कोहेरेंस टाइम से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये अगर ऐसा हो जाएगा तो सिंबल ड्यूरेशन के दौरान ही चैनल चेंज हो जाएगा, तो इसे फास्ट फेडिंग कहते हैं। चैनल वेरिएशंस आर फास्टर देन द बेसबैंड सिग्नल वेरिएशंस, बिल्कुल ऐसा ही है। बेसबैंड सिग्नल की वेरिएशन से की वेरिएशन से ज़्यादा चैनल तेज़ी से वेरी कर रहा होगा, क्योंकि सिंबल पीरियड हमारा बड़ा है कोहेरेंस टाइम से। फ्लैट फेडिंग अकर्स व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव्ड सिग्नल चेंजेस विद टाइम। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास रिले फेडिंग है, रिशन फेडिंग है। और ये कब होती है? जब हमारा जो सिंबल पीरियड है वो जो है डिले स्पीड से ज़्यादा हो, या इसे ऐसा कहना चाहिए कि जो हमारी बैंडविड्थ है सिग्नल की वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम। ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ फ्लैट सिग्नल इज नैरो। डीप फेड्स हो सकते हैं, यानी कि चैनल चूँकि ऐसा नहीं होता कि यानी कि चैनल ने हमारा रिसीव पावर को ट्रांसमिटेड पावर से कम करना ही करना होता है, लेकिन फ्लैट फेडिंग में ये होता है कि हमें पता लग सकता है कि कितना कम करना है, क्योंकि चैनल एक ख़ास बैंडविड्थ के लिए फ्लैट होता है। तो डीप फेड्स हो सकते हैं, हम ट्रांसमिटेड पावर को इंक्रीज़ करके उसको सही कर सकते हैं। फ्लैट फेडिंग में देखें कि हमारा जो सिंबल का ड्यूरेशन है वो डिले स्प्रेड से ज़्यादा है, या कहना चाहिए कि हमारी जो सिग्नल की बैंडविड्थ है वो कोहेरेंस की बैंडविड्थ से कम है। कोहेरेंस बैंडविड्थ सिग्नल की बैंडविड्थ से ज़्यादा है। ये हमारे पास सिंबल ड्यूरेशन है, ये चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये कॉन्वोल्यूटेड हमारे पास RT है, रिसीव सिग्नल कॉन्वोल्यूशन हुई पड़ी है इन दोनों। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग कब होती है? जब हमारे पास यानी कि जो कोहेरेंस बैंडविड्थ है वो कम हो जाए एज़ कंपेयर टू सिग्नल की बैंडविड्थ की। ये अगर डिले स्प्रेड के वाले से कहें, अकर्स व्हेन चैनल मल्टीपाथ डिले स्प्रेड इज ग्रेटर देन द सिंबल पीरियड। और इसकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग की वजह से ISI इंड्यूस होती है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, यानी कि दो सिंबल्स जो ट्रांसमिटेड हुई हैं रिसीवर साइड पर वो उनकी जो टेल्स हैं वो मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल ST इज़ वाइडर दैन द चैनल इम्पल्स रिस्पॉन्स, हम बिल्कुल पहले बात कर चुके हैं। गिवन बैंडविड्थ है सिग्नल की, तो कोहेरेंस बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ से ज़्यादा होती है, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग हुआ करती है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग में हमारे पास जो TS है वो लेस दैन डिले स्प्रेड है। ठीक है, सिंबल पीरियड जो है वो कम है डिले स्प्रेड से। अगेन ये चैनल रिस्पॉन्स है, सिंबल टाइम, और ये कॉन्वोल्यूटेड RT। फास्ट फेडिंग कब होती है? डॉपलर स्प्रेड की वजह से ज़ाहिर होती है। तो फास्ट फेडिंग में क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चैनल जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस बैंड सिग्नल या ट्रांसमिटेड सिग्नल। चैनल चेंजेस ड्यूरिंग अ सिंबल पीरियड, क्यों? क्योंकि सिंबल पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है, कोहेरेंस टाइम कम होता है। कोहेरेंस टाइम ऑफ चैनल इज स्मॉलर देन सिंबल पीरियड ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। ठीक है, BS जो है बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल डॉपलर स्प्रेड से जो है वो कम होती है,
बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, एंड जो सिंबल ड्यूरेशन है वो कोहेरेंस टाइम से ज़्यादा होता है। Rate of change of BS is less than rate of change of channel. स्लो फेडिंग क्या है? ये उल्टा है फास्ट फेडिंग से। रेट ऑफ चेंज ऑफ चैनल इज मच स्मॉलर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। इसमें क्या है, ये इस ट्रांसमिटेड सिग्नल का रेट ऑफ चेंज चैनल के रेट ऑफ चेंज से बहुत ज़्यादा है। सिंबल ड्यूरेशन भी कोहेरेंस टाइम से कम है। ठीक है, इन सबको एक स्लाइड में बताया गया है। ये है विद रिस्पेक्ट टू सिंबल पीरियड। ठीक है, ये आपको सिंबल पीरियड टीएस के साथ दोनों एक्सिस मिलेंगे। तो ये यानी कि हमने भी पहले देखा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग और फ्लैट फेडिंग कब होती है, फिर हमने देखा स्लो फेडिंग और फास्ट फेडिंग कब होती है। अब हमने सबको मिक्स कर दिया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग स्लो भी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग फास्ट भी हो सकती है। इसी तरह से स्लो फेडिंग जो है वो फ्लैट भी हो सकती है और जो है वो सॉरी जो फ्लैट फेडिंग है वो स्लो भी हो सकती है, फ्लैट फेडिंग फास्ट भी हो सकती है। इस तरह से स्लो फेडिंग फ्लैट भी हो सकती है और स्लो फेडिंग फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव भी हो सकती है। फास्ट फेडिंग फ्लैट भी हो सकती है और फास्ट फेडिंग फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो कंडीशंस देखी थी हमने उसको सामने रखते हुए ये फिगर बनाई गई है कि जब सिंबल टाइम कोहेरेंस टाइम से कम हो जाए, सॉरी सिंबल टाइम कोहेरेंस टाइम से कम हो जाए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है भला, स्लो होती है फेडिंग। ठीक है, तो देखें ये हमने इस पूरे एरिया में हमें स्लो वाला मिल रहा है। ठीक है, देखिए स्लो स्लो। और फिर अगर हमारा डिले स्प्रेड जो है आरएमएस डिले स्प्रेड वो सिंबल टाइम से कम होगा तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होगी। ठीक है, यानी कि सिंबल टाइम इससे कम होगा तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग होगी, सिंबल टाइम इससे ज़्यादा होगा तो फ्लैट फेडिंग होगी। यानी कि आरएमएस डिले स्प्रेड अगर सिंबल टाइम से ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग होगी। आरएमएस डिले स्प्रेड सिंबल टाइम से कम होगा तो फ्लैट फेडिंग होगी। ये हमने पहले देख चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर सिंबल टाइम अगर कोहेरेंस टाइम से ज़्यादा होता है तो फास्ट फेडिंग होती है। देखें दोनों फास्ट हैं। ठीक है, और हम पहले देख चुके हैं ये फ्रीक्वेंसी, इससे अगर टीएस इससे कम है तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव है, टीएस इससे ज़्यादा है तो फ्लैट। ठीक है, ये हमारे पास टाइम ये किसके हिसाब से स्लाइड थी, ये सिंबल टाइम के हिसाब से। इसी तरह की स्लाइड हम बना सकते हैं बेस बैंड सिग्नल बैंडविड्थ के हिसाब से। ये देखें कि अगर हमारे पास जो यहाँ से देखते हैं चलें, अगर हमारे पास जो सिग्नल की बैंडविड्थ है वो कोहेरेंस की बैंडविड्थ से कम होती है तो क्या होता है, फ्लैट होता है, और अगर ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होता है। देखें इससे कम दोनों जगहों पे फ्लैट है। BS अगर BC से कम है तो दोनों जगहों पे फ्लैट है, और BS अगर BC से ज़्यादा है तो दोनों जगहों पर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव है। ठीक है, और अगर BS जो है वो यानी कि BS जो है वो BD से बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्लो फेडिंग होती है। ठीक है, और अगर BS जो है वो BD से कम है, यानी कि बेस बैंड सिग्नल में वेरिएशन चैनल की वेरिएशन से कम है, लेकिन चैनल की वेरिएशन ज़्यादा है, BS की कम है तो फिर फास्ट हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस स्लाइड पे क्या शो कर दिया हमने, बेस बैंड सिग्नल की बैंडविड्थ के हिसाब से, और पिछली वाली में सिंबल टाइम के हिसाब से। Fading distributions describe how the received signal amplitude changes with time. अब हम जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती, जिस तरह की फेडिंग होगी
उस वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उस हिसाब से हम डिफ़ाइन करते हैं कि रिमेंबर दैट रिसीव्ड सिग्नल इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अराइविंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और रिसीव्ड सिग्नल एट द रिसीव्ड सिग्नल जो है उस अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक्चुअली एनवेलप की बात करते हैं जो रिसीव्ड सिग्नल मिल चुका है। तो दो बहुत ही मशहूर किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिसके लिए जिससे हम मॉडल करते हैं हमारी फेडिंग को, वो है रेले फेडिंग है और रिशियन फेडिंग है। रेले फेडिंग और रिशियन फेडिंग में सिर्फ एक फ़र्क है, रेले फेडिंग में कोई एलओएस कंपोनेंट नहीं होता, यानी कि अगर आपके पास हमने इस तरह की सिचुएशन मॉडल करनी है कि हमें मल्टीपाथ कंपोनेंट्स मिल रहे हैं लेकिन डायरेक्ट कंपोनेंट कोई नहीं मिल रहा, तो वो हम रेले इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट कंपोनेंट भी मिल रहा है तो फिर रिशियन इस्तेमाल करें। ठीक है, वन एलओएस कंपोनेंट भी मौजूद होता है रिशियन में। ऊपर वाली लाइन जो है ये उसके लिए है रेले के लिए, नीचे वाली लाइन रिशियन के लिए। ठीक है, ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन है, चेंज इन एम्पलीट्यूड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो हमारे पास है sigma square is the average power of received signal before envelope detection. Sigma is the RMS value of received voltage signal before envelope detection. R हमारे पास क्या है, received signal है। ठीक है, ये उसका CDF है। पिछली स्लाइड में हमने PDF देखा था, ये उसका CDF है। 1 माइनस e raised to माइनस आर स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। मीन क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ R, यानी कि R मल्टीप्लाइड बाई PDF। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है सिग्मा पाई बाई 2 स्क्वायर या 1.2533 सिग्मा। इस तरह जो मीडियन है वो 1.77 सिग्मा, इस तरह सॉल्व करके हमारे पास आएगी। और जो बस RMS वैल्यू है वो है √2 सिग्मा। रेले डिस्ट्रीब्यूशन के ये पैरामीटर्स हैं। तो ये एक रेले डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उसकी PDF बताई गई है, ये उसकी मीन है वैल्यू की, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। मीन, मीडियन और वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। फेड मार्जिन, फेड मार्जिन क्या है जी, फेड मार्जिन हम एडिशनल पावर लॉस विच इज इंक्लूडेड इन द लिंक बजट इन ऑर्डर टू कीप द रिसीव्ड सिग्नल पावर हायर देन द मिनिमम विद हाई प्रोबेबिलिटी। ये हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर लेते हैं कि इससे कम पावर को हम कहेंगे कि वो रिसीव नहीं हुई, तो उसकी वजह से पावर लॉस जो आता है उसको लिंक बजट में आमतौर पर हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो लिंक बजट वाला उसका जो रिसीव्ड पावर वाला फार्मूला है उसमें वो चीज़ नहीं आती। तो जो एक्स्ट्रा लॉस उसके लिए बर्दाश्त करना पड़ता है उसको फेड मार्जिन कहते हैं। एग्जांपल है रेले केस में जिसमें फेड मार्जिन को डिज़ाइन किया गया, क्या कहते हैं, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू हैव रिसीव्ड पावर फॉल बिलो द रिसीवर सेंसिटिविटी 1% ऑफ द टाइम। यानी कि हम कहते हैं कि जो ये एक्सेप्टेबल है कि रिसीव एक लेवल से नीचे 1% ऑफ द टाइम चली जाए और चैनल रेले है, तो बताएं इस केस में फेड मार्जिन क्या होगा या क्या होना चाहिए। ठीक है जी, तो जो प्रोबेबिलिटी है R लेस दैन इक्वल टू R, यानी कि कब तक ये रहता है, वो 0.01 है इसके साथ। ठीक है जी, R मीन गिवन जो है 1 है, जिस और फिर सिग्मा क्या है 0.7979। वो अभी जो पीछे हमने फार्मूलाज देखे थे उससे हम निकाल सकते हैं, इन फार्मूला से वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर हमने जो इसकी PDF है CDF वो रखी 1 माइनस समथिंग इक्वल्स टू ये, और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.01 जो कि 0.99 आती है। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि
जो अगर एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करें दोनों तरफ लॉग नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। नेचुरल लॉग लेंगे इसका ln.99 और ये वैसे आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.1131 रिसीव्ड पावर। तो यानी कि इफ़ इन्वेलप्स फॉल्स टू दिस लेवल, इन्वेलप फॉल्स टू दिस लेवल, तो पावर किस तरह फॉल होगी, क्योंकि जो b जो है वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो रिसीव्ड पावर जो है वो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, जो कि 0.018। अगर हम इसको dB में कन्वर्ट करें, dB में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस, या इसको डायरेक्टली भी हम कन्वर्ट कर सकते थे dB में। 20 लॉग से करना पड़ना है, इसको 10 लॉग से करना पड़ना है, -18.9 dB आ जाएगा। तो मीन वैल्यू चूँकि 1 या 1 को अगर कन्वर्ट करें dB में तो 0 dB आता है। तो फेड मार्जिन क्या होगा, 0 माइनस 18.9 या 18.9 dB फेड मार्जिन होगा हमारा इस केस में। ठीक है, रिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कहा था कि ये बिल्कुल रेले डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक नॉन LOS एक LOS कंपोनेंट भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। रेले में कोई LOS कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है जी, जिस तरह से उसकी PDF थी उस तरह से रिलेशन की PDF है। ठीक है, और ये बेसल फंक्शन है। तो अगर ये देखें कि अगर ये हमारे पास a जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, k की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये हमारे पास रेले ही बन जाता है। तो ये रिलेशन फेडिंग है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k के लिए। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k 15 dB, 12 dB, 9 dB, 6 dB, 3 dB, 0 dB, -20 dB। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमारी जो फेडिंग और इसकी फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस और फेडिंग के करस्पॉन्डिंग हमारे पैरामीटर्स जो हैं ये कंक्लूड होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।